Hello everyone, this is Jyoti Singh, Assistant Professor Botany, MLV Government College भीलवाड़ा। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने कारा का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन स्टडी किया था। आज हम कारा का सेक्शुअल रिप्रोडक्शन स्टडी करेंगे। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन कारा इज हाईली एडवांस्ड oogamous टाइप। सेक्स ऑर्गन्स ऑफ कारा आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमंगस्ट एल्गी। कारा के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो अत्यंत जटिल और विशिष्ट या स्पेशलाइज्ड प्रकार के हैं। अमंग एल्गी, सारे एल्गी जितने भी शैवाल पाए जाते हैं उनमें इस प्रकार के ऐसे विशिष्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अन्य किसी भी शैवाल में नहीं देखे गए। अग्रगत विषम युग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन इसमें पाया जाता है। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो मैक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि आप नेकेड आई से उनको देख सकते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम ग्लोब्यूल कहते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन न्यूक्यूल कहा जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ग्लोब्यूल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन न्यूक्यूल। कारा की अधिकांशतः जातियाँ उभयलिंगाश्रयी अर्थात मोनेशियस होती हैं, यानी कि मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही थैलस में, एक ही प्लांट में, एक ही पादप में पाए जाते हैं। इनमें नर और मादा जननांग यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक साथ यानी कि एक साथ सानिध्य में पाए जाते हैं। कुछ जातियां एक लिंगाश्रयी या डायोशियस भी होती हैं, जिनमें मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग प्लांट पर, अलग अलग थैलस पर पाए जाते हैं। और ये जो डायोशियस है इसका उदाहरण है कारा वॉलिचाए। सेक्स ऑर्गन्स आर बोर्न ऑन द ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी लेटरल्स। सीमित वृद्धि की जो शाखाएं हैं जिनको प्राइमरी लेटरल्स भी कहते हैं, उन पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल पाए जाते हैं। न्यूक्यूल इज लोकेटेड अबव द ग्लोब्यूल, यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है न्यूक्यूल वो ग्लोब्यूल के ऊपर लोकेटेड होता है, ग्लोब्यूल नीचे की ओर है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ग्लोब्यूल का जो आप वो देखते हैं संरचना वो इस प्रकार से आती है। सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की को स्टडी करेंगे। उसमें आप देखते हैं कि जो एंथ्रीडियम है जिसको कि हम ग्लोब्यूल कह रहे हैं, जैसा कि आप इस फिगर में या प्लेट में देख सकते हैं, वो बहुत बड़े साइज़ का है, लार्ज है, स्फेरिकल है, गोल आप है और रेड या येलो कलर का हो सकता है। और इसकी जो बाहरी भित्ति है, जो वॉल है, वो बनी होती है 8 शील्ड सेल्स की। शील्ड सेल्स जिनको हम हिंदी में नाम बोलते हैं परिरक्षक कोशिकाएं। और ये परिरक्षक कोशिकाओं की जो संख्या है वो होती है 8। अ रॉड शेप्ड cylindrical cell arises from the center of each shield cell, which is known as manubrium. Please pay attention. हर शील्ड सेल के सेंटर से एक सिलेंड्रिकल सेल अराइज होता है, उत्पन्न होता है, जिसको हमने नाम दिया है मैनुब्रियम, जिसको मैनुब्रियम कहते हैं। एट द डिस्टल एंड ऑफ ईच मैनुब्रियम देयर इज वन और मोर स्मॉल स्फेरिकल और ग्लोबोस सेल्स एंड दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स। इस चित्र में आपको स्पष्ट दिखेगा कि शील्ड सेल के सेंटर से मैनुब्रियम उत्पन्न हो रहा है और मैनुब्रियम जो है, जिसको हम मैनुब्रियम सेल को हिंदी में बोलते हैं दंडाभ कोशिकाएं। और दंडाभ कोशिकाओं से निकल रही हैं प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स,
चित्र में आपको नज़र आ रहा है प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं प्राथमिक मुंडक कोशिकाएं। प्राथमिक, प्राइमरी कैपिटुलम मुंडक सेल्स कोशिकाएं, प्राथमिक मुंडक कोशिकाएं। और प्राथमिक मुंडक कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स, यानी कि द्वितीयक मुंडक कोशिकाएं। इन सब की संख्या 8 8 8 है। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि ग्लोब्यूल जो है प्रायः 24 सेल्स का बना हुआ है। इसमें 8 8 कोशिकाओं की 3 लेयर्स या 3 परत पाई जाती हैं। बाहर से भीतर की ओर आप देखेंगे कि सीक्वेंस में लगी हुई हैं 8 शील्ड सेल्स। डायग्राम में आपको दिख रहा है 8 शील्ड सेल्स, और 8 शील्ड सेल्स के बाद आती हैं 8 मैनुब्रियल सेल्स, दंडाप कोशिकाएं, शील्ड सेल्स परिरक्षक कोशिकाएं, फिर 8 मैनुब्रियल सेल्स जो शील्ड सेल्स के सेंटर से निकलती है, सिलिंड्रिकल सेल, वो दंडाप कोशिका, फिर आ गई प्राथमिक मुंडक कोशिका जिनकी संख्या भी 8 है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। शील्ड सेल, मैनुब्रियल सेल, प्राइमरी कैपिटुलम सेल, और उनसे निकलती हैं फिर सेकेंडरी मुंडक कोशिकाएं। ये मुंडक कोशिकाएं जो प्राथमिक मुंडक कोशिकाओं की संख्या मैंने बोला 8, मैनुब्रियल सेल की 8 और शील्ड सेल की 8। परिरक्षक कोशिकाएं जो हैं वो जैसा कि ये डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ऊपर से इसमें ऑर्नामेंटेड सा लग रहा है ग्लोब्यूल, इस प्रकार से ये नज़र आ रही हैं। अब आप देखिए कि सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स जो हैं वो बियर करते हैं 2 to 4 लॉन्ग अनब्रांच्ड एंथेरिडियल फिलामेंट्स, जिनको हम कहते हैं स्पर्मेटोजीनस फिलामेंट्स। डायग्राम में आप देख सकते हैं सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स बियर करते हैं एंथेरिडियल फिलामेंट्स, और इनको हम स्पर्मेटोजीनस फिलामेंट्स भी कहते हैं। तो शील्ड सेल, मैनुब्रियम, प्राइमरी कैपिटुलम, सेकेंडरी कैपिटुलम, फिर एंथेरिडियल फिलामेंट्स। हर कैपिटुलम सेल के, हर सेकेंडरी कैपिटुलम सेल के शीर्ष पर, टिप पर क्या लगे होते हैं? 2 से लेके 4 लॉन्ग अनब्रांच्ड अशाखित एंथेरिडियल फिलामेंट्स या स्पर्मेटोजीनस फिलामेंट्स। ईच फिलामेंट हैज़ 25 to 250 सेल्स। हर फिलामेंट 25 से लेकर 250 कोशिकाओं का बना हो सकता है। एंड ईच सेल फॉर्म्स एन एंथेरोजॉइड। Thus, each antheridium produces 20,000 to 50,000 एंथेरोजॉइड्स। हर पुंधानी में, एंथेरिडियम में क्या बनते हैं? 20,000 से लेकर 50,000 एंथेरोजॉइड। और ये जो एंथेरिडियम का जो डेवलपमेंट होता है वो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ऊपर की ओर कि नोड के पास की कोई भी कोशिका जो है ये ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ के नोड पार्ट से ओरिजिनेट होता है, एपिकल सेल की तरह कार्य कर रही है, फिर आगे वो विभाजित होती है, फिर एंथेरिडियल इनिशियल बनता है, उसमें लंबवत डिवीजन होता है, फिर 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार से पूरा ये डेवलपमेंट का प्रोसेस है। तो आप इस प्रकार से देखते हैं कि ग्लोब्यूल बहुत ही एक एडवांस्ड इसमें स्ट्रक्चर शो करता है। अब आता है, आपने ये चित्र में दिख रहा है एंथेरोजॉइड, इसमें फ्लैजिला लगे हुए हैं और ये स्पाइरली कॉइल्ड है। अब इसके बाद आप देखते हैं कि सेल्स जो हैं एंथेरिडियल फिलामेंट के फंक्शन करते हैं स्पर्म मदर सेल की तरह। स्पर्म मदर सेल, प्रोटोप्लास्ट ऑफ द स्पर्म मदर सेल gets metamorphosed into a single spirally coiled biflagellate एंथेरोजॉइड, जैसा कि ये आपको डायग्राम में दिख रहा है कि प्रोटोप्लास्ट जो है स्पर्म मदर सेल का
मेटामॉर्फोसिस के पश्चात एक लॉन्ग सिंगल स्पाइरली कॉइल्ड बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड्स या पुमड़ू का निर्माण करता है। द प्रोसेस ऑफ एंथेरोजॉइड डेवलपमेंट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ये इस एंथेरोजॉइड बनने का जो प्रोसेस है इसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। फिर जब ये बन जाते हैं तो यहाँ से इनका लिबरेशन होता है एंथेरोजॉइड्स का, और मेच्योरिटी जब हो जाती है, एट मेच्योरिटी शील्ड सेल्स ऑफ द एंथ्रीडियम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। मेच्योर हो गया जब एंथ्रीडियम तो शील्ड सेल्स सेपरेट कर जाते हैं एक दूसरे से, एक्सपोजिंग द एंथ्रीडियल फिलामेंट्स। एंथ्रीडियल फिलामेंट्स एक्सपोज हो जाते हैं। द स्पर्म मदर सेल जिलेटिनाइज इन वाटर एंड द एंथेरोजॉइड्स आर लिबरेटेड। तो स्पर्म मदर सेल्स जो हैं वो पानी के संपर्क में आके जिलेटिनाइज हो जाते हैं और एंथेरोजॉइड्स यहाँ से पानी में लिबरेट कर जाते हैं, निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है oogoनियम और न्यूक्यूल। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है न्यूक्यूल। अब आता है न्यूक्यूल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि ग्लोब्यूल के ऊपर लगा रहता है प्लांट बॉडी में। न्यूक्यूल ऑफ कारा इज मैक्रोस्कोपिक ओवल स्ट्रक्चर विद अ शॉर्ट स्टॉक। ठीक है, स्टॉक है छोटा सा, नीचे व्रंत लगा हुआ है जिसको हमने नाम दिया है, नीचे आपको दिख रहा है पेडिसिल, और ओवल स्ट्रक्चर है। इट इज़ बॉर्न एट द नोड ऑफ द प्राइमरी लेटरल। पहले बताया जा चुका है कि नोड प्राइमरी लेटरल या सीमित वृद्धि की शाखा के नोड पर ये उत्पन्न होते हैं। इन होमोथैलिक स्पीशीज द न्यूक्यूल लाइज जस्ट अबव द ग्लोब्यूल। होमोथैलिक या मोनेशियस में क्या होता है कि न्यूक्यूल ग्लोब्यूल के जस्ट ऊपर लगा रहता है। 5 स्पाइरली ट्विस्टेड ट्यूब सेल्स कवर द न्यूक्यूल एक्सेप्ट एट द टिप, एंड एट द टिप देयर आर 5 कोरोना सेल्स। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि 5 ट्यूब सेल्स जो हैं, जो कि स्पाइरली ट्विस्टेड हैं, वो न्यूक्यूल को कवर कर रहे हैं ऊपर से, और शीर्ष भाग में जो एपिकल पार्ट है वहाँ पर कोरोना सेल्स हैं। और न्यूक्यूल के सेंटर में क्या है? सिंगल यूनिन्यूक्लिएट एग। फूड मटेरियल इसमें कैसे स्टोर रहता है एग में? इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉप्स एंड स्टार्च ग्रेन। फूड मटेरियल्स में स्टोर्ड है आगे वृद्धि के लिए, और वो ऑयल ड्रॉप्स और स्टार्च ग्रेन्स के फॉर्म में है। एट द टिप ऑफ द एग देयर इज अ हाईलाइन एरिया दैट इज कॉल्ड एज रिसेप्टिव स्पॉट। इसके शीर्ष पर एक हाईलाइन एरिया होता है, काचाब क्षेत्र है, जिसको हम रिसेप्टिव स्पॉट कहते हैं। ये जो ट्यूब सेल्स का प्रेजेंस है, ये एक बहुत ही एडवांस कैरेक्टर है, जो कि आप कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे कि आप वो देखते हैं, अभी आप ब्रायोफाइट्स जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के चारों तरफ एक स्टेराइल लेयर की कवरिंग होती है, एक जैकेट होती है एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम के चारों ओर, और इसकी वजह से ही इनको हम क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स को हम क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं, क्योंकि इनके चारों ओर एक स्टेराइल लेयर है, जिसकी वजह से इनको जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स इनके होते हैं, और इस वजह से हम इनको क्रिप्टोगैम्स नाम देते हैं। क्रिप्टोगैम्स ग्रीक भाषा का शब्द है, क्रिप्टस हिडन, गैमस वेडिड, यानी कि इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स छिपे हुए हैं, हिडन है, एनक्लोज्ड हैं जैकेट में। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि न्यूक्यूल में ट्यूब सेल्स जो हैं, जिन्होंने एग को चारों तरफ से कवर किया हुआ है, तो एक बहुत ही एडवांस कैरेक्टर शो करता है। Such a sterile jacket can be compared with the jacket of the archegonium of bryophytes, and it is an advanced character amongst all the algae. अब ये डेवलपमेंट ऑफ oogoनियम कैसे हो रहा है? जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है कि एक सिंगल सेल नोड के पास oogoनियल इनिशियल का कार्य कर रही है, और ये A, B, C, D, E ये फर्दर स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की।
इस तरह से ये पूरा न्यूक्लियल जो है बन के रेडी हो जाता है। अब आता है ओगोनियम पूरा जब मैच्योर हो जाता है तब क्या होता है कि जो ट्यूब सेल्स हैं दे सेपरेट फ्रॉम वन अनदर एंड नैरो स्लिट्स आर फॉर्म्ड इन बिटवीन देम। ओगोनियम पूरा मैच्योर हो गया, न्यूक्लियल पूरा मैच्योर हो गया, तब इसमें जो ट्यूब सेल्स हैं ये थोड़ी थोड़ी सेपरेट कर जाती हैं, आपस में एक दूसरे से दूर हो जाती हैं और इनमें स्लिट्स या दरार बन जाती हैं। एंथेरोजॉइड्स स्विम थ्रू दीज स्लिट्स एंड पेनिट्रेट जिलेटिनाइज्ड वॉल ऑफ द ओगोनियम। एंथेरोजॉइड्स पानी में स्विम करते हुए, फ्लैजिला के द्वारा स्विम करते हुए ओगोनियम तक पहुंच रहे हैं और जिलेटिनाइज जो हो चुकी है ओगोनियम की वॉल वहाँ तक पहुँचते हैं। फाइनली दे एंटर इनटू द ओगोनियम and one of the entherozoid fuses with the egg to form the zygote, and this zygote secretes a thick wall around itself and then it is called as oospore. oospore को हिंदी में हम बोलते हैं निषिक्तांड। निषिक्तांड। अब ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में वो स्पोर सिक्रीट्स कर रहा है वॉल और इनर वॉल्स ऑफ द ट्यूब सेल्स बिकम थिकंड। ट्यूब सेल्स की भीतर की जो भित्ति है वो थिक हो जाती है, बट अदर पोर्शंस ऑफ द शीथ डिके, और उसके अदर पोर्शंस जो हैं बाकी के भाग वो डिके करने लगते हैं। एंड इस स्लाइड में आप देखेंगे and the other portions of the sheath wall decay, the oospore thus looks like a thick walled nut, जैसा कि फिगर 10 के ए में आपको दिख रहा है, एक मोटी भित्ति युक्त नट के समान ये लगता है, नजर आता है। इट इज़ येलो, रेड और ब्राउन इन कलर डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज़। अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग कलर का हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, येलो हो सकता है। अब क्या है कि oospore with surrounding remains of the sheath cell falls to the bottom of the pool। oospore जिसमें कि शीथ सेल्स की रिमेन्स लग रहे हैं ये पानी में गिरता है और इट जर्मिनेट्स आफ्टर अ रेस्टिंग पीरियड। ये पानी में गिर के, बॉटम पे गिर के रेस्टिंग पीरियड या डॉर्मेंट अवस्था में जाता है, विश्राम अवस्था में जाता है। और ये विश्राम अवस्था का जो ड्यूरेशन है ये इस पर निर्भर करता है कि एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं। एनवायरमेंटल कंडीशंस अगर फेवरेबल हैं तो ये जल्दी ही जर्मिनेट करेगा, और अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस सही नहीं हैं तब ये वेट करता है फॉर फेवरेबल कंडीशंस टू रिटर्न। नाउ द जर्मिनेशन ऑफ ज़ूस्पोर्स कैसे होता है कि ये जो oospore कारा का है ये दे डो नॉट जर्मिनेट इन डार्क, अंधेरे में ये जर्मिनेट नहीं करते। दे रिक्वायर वाइट और रेड लाइट फॉर जर्मिनेशन। लाइट इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन। एट द एंड ऑफ द रेस्टिंग पीरियड द डिप्लॉयड न्यूक्लियस मूव्स थ्रू द एंटीरियर एंड ऑफ द oospore। जैसा फिगर में आपको दिख रहा है कि जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है वो एंटीरियर एंड की ओर मूव कर रहा है एंड डिवाइड्स मियोटिकली फॉर्मिंग 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई। 4 हैप्लॉयड न्यूक्लिया बन गए, मियोसिस का प्रोसेस हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ लाइफ साइकिल। डिप्लॉयड न्यूक्लियस से 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बन गए। ट्रांसवर्स वॉल इज लेड डाउन नियर द एंटीरियर एंड फॉर्मिंग 2 सेल्स। फिगर 10 के बी में आप देख रहे हैं कि एक ट्रांसवर्स वॉल बन गई एंटीरियर पार्ट पर, शीर्ष की ओर, और एक कोशिका में एक ही न्यूक्लियस रह गया और बाकी जो नीचे वाली बड़ी कोशिका है उसमें आपको 3 न्यूक्लियस दिख रहे हैं। अपर सेल इज स्मॉल, लेंटिकुलर एंड यूनिन्यूक्लिएट एंड द लोअर सेल इज लार्ज एंड ट्राइन्यूक्लिएट। लोअर सेल बड़ी है, ट्राइन्यूक्लिएट है। अपर सेल डिवाइड्स वर्टिकली। फिगर 10 के सी में आप देख सकते हैं कि अपर सेल जो है वो डिवाइड कर रही है वर्टिकली टू फॉर्म अ राइजोइडल इनिशियल एंड अ प्रोटोनीमल इनिशियल। डायग्राम में आपको दिख रहा है अपर सेल जिसमें फंक्शनल न्यूक्लियस था वो वर्टिकली डिवाइड कर गई,
एक बन गया राइजोइडल इनिशियल, दूसरा बन गया प्रोटोनीमल इनिशियल। बोथ ऑफ दीज सेल्स ग्रो इन अपोजिट डायरेक्शन, अलग अलग दिशा में ये वृद्धि करते हैं। राइजोइडल इनिशियल नीचे की ओर वृद्धि करेगा, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म दिखाएगा और बनाता है प्राइमरी राइजोइड। और प्रोटोनोमियल इनिशियल नेगेटिव जियोट्रोपिज्म दिखाएगा और ऊपर की ओर वृद्धि करेगा और बनाएगा प्राइमरी प्रोटोनीमा। द प्राइमरी प्रोटोनीमा डिफरेंशिएट्स इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। यही प्राइमरी प्रोटोनीमा वृद्धि करके पूर्ण पादप का निर्माण करेगा। राइजोइड्स एंड these rhizoids and secondary protonema arise from the peripheral cells of the basal node. The peripheral cells of the upper node give rise to lateral branches. तो ये प्राइमरी प्रोटोनीमा से बनेगा, राइजोइड्स बनेंगे, सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनेगा और पूरे कारा का डेवलपमेंट होगा, कारा प्लांट, कारा का पादप बनेगा। अब इस नेक्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं ये लाइफ साइकिल है कारा की। कारा एक्स यानी कि हैप्लॉइड। कारा में क्या पाए जाते हैं? मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ग्लोब्यूल एंड निक्यूल। ग्लोब्यूल में क्या बनेगा? एंथेरोजॉइड। निक्यूल में एग है सराउंडेड बाय ट्यूब सेल्स। एग का और एंथेरोजॉइड का दोनों का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होगी और बनेगा जाइगोट डिप्लॉइड। ये जाइगोट में डिप्लॉइड न्यूक्लियस डिवाइड करेगा मियोसिस के द्वारा और बनाएगा 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई और उसमें से एक फंक्शनल न्यूक्लियाई जो है उस वाले सेल में डिवीजन होके, जो ऐसे भी अभी डिस्कस किया कि प्रोटोनीमल इनिशियल और एंथ्रीडियल इनिशियल, प्रोटोनीमल इनिशियल और राइजोइडल इनिशियल बनेंगे और ये बनाएंगे फिर राइजोइड्स और प्रोटोनीमा और इससे बनता है आपका कारा प्लांट। ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ए सेक्सुअल में हमने वेजिटेटिव और एसेक्सुअल्स में हमने माइलम स्टार बल्ब, अमॉर्फस बल्ब, सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ये सब प्रीवियस वीडियो लेक्चर में स्टडी किया था। कारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस हैं, एडवांस कैरेक्टर्स हैं इसमें, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। 1 वर्ड के क्वेश्चंस, 1 मार्क वाले क्वेश्चंस इससे खूब आते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम बाद में इसको क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक्स।